Dear students, today we will start the chapter Scalar and Vector. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ा है, और जो फिजिकल क्वांटिटीज हम किसको बोलते हैं, ये आपने यूनिट डायमेंशंस में पढ़ा है कि those quantities which we can measure either directly or indirectly, they are called physical quantities, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट प्रोसेस से या इनडायरेक्ट प्रोसेस से। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं तीन डिफरेंट टाइप्स में। वन पार्ट इज कॉल्ड स्केलर, तो देयर आर सम क्वांटिटीज विच आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। एंड अ थर्ड कैटेगरी इज ऑल्सो देयर विच आर कॉल्ड टेंसर, है ना। आपको जो पढ़ना है वो बेसिकली स्केलर और वेक्टर्स पढ़ने हैं। टेंसर हम लोग बाद में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेंगे कि व्हाट आर टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है। बट अभी हम लोग फोकस करेंगे इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, called as scalar quantities and vector quantities. Okay? अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, लेट अस टेक एग्जांपल, जैसे हम मास को मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, फोर्स है, तो ये सारे क्वांटिटीज बेटा फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वो मीनिंगलेस है अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात करें, ठीक है। सो दोज क्वांटिटीज विथ विच देयर इज नो एसोसिएशन ऑफ डायरेक्शन, या डायरेक्शन इज इररेलेवेंट व्हेन वी टॉक ऑफ दोज क्वांटिटीज, दे आर कैटेगराइज्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत है, सो दे आर कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटीज ऐसे बोल सकते हैं कि those physical quantities which are represented only by their magnitude are called scalar quantities. Obvious है यूनिट्स होगा उसका, पर मैग्नीट्यूड होंगे और यूनिट्स होंगे, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। इनको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल वी कैन से कि इफ आई टॉक ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, 4 kg है, 5 kg है, बट हमको ये नहीं पूछता है कि किस डायरेक्शन में उसका मास 2 kg है और किस डायरेक्शन में उसका मास 5 kg है। तो मास के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। सिमिलरली इफ आई टॉक ऑफ लेंथ, तो एक ऑब्जेक्ट का लेंथ 5 मीटर, कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर का है, पर ऐसे नहीं बोलते हैं कि हाँ मान लो हम बोले कि एक बेंच जो है, बेंच का लेंथ 5 मीटर है, तो किस डायरेक्शन में 5 मीटर है, हम उसको जैसे भी रख देंगे along the length always it is equal to 5 मीटर, ठीक है। तो डायरेक्शन का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। टाइम इज अनदर स्केलर क्वांटिटी, टाइम के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। डिस्टेंस के साथ कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज आपको फिजिक्स में मिलेंगे जहां पे डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, and those type of quantities they are considered as scalar quantities. Okay? Now इसका अपोजिट हम बोल सकते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जहां डायरेक्शन का भी सिग्निफिकेंस है, and those quantities we refer as vector quantities. So हम बोल सकते हैं कि vector quantities they are represented by both their magnitude
as well as direction, as well as direction। ठीक है, मतलब आप पूरा डेफिनेशन लिखोगे, आपको स्कूल में कभी पूछता भी है। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are represented by both their magnitude as well as direction, or you can say कि direction also has got significance while specifying that physical quantity, so they are referred to as vector quantities। example we can say कि force, अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन हम किधर लगा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो किधर मूव करेगा, तो हम बोलेंगे जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे चांसेस है कि उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और हम एक सिंगल फोर्स 10 न्यूटन का लगाते हैं, तो बेटा हम जिस डायरेक्शन में उस 10 न्यूटन फोर्स को लगाएंगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, है ना। सो इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ओके एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस एंड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, टेल मी कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट विल मूव। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन तो आप बता दोगे क्योंकि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। पर वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये चीज बताने के लिए द पर्सन विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि इन विच डायरेक्शन यू हैव अप्लाइड दैट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्शन का नीड है, तो फोर्स इज कैटेगराइज्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली बहुत सारे होंगे, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी स्केलर में आप स्पीड लिख लेना और यहाँ पे वेलोसिटी बोलेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे आपको मिलेगा। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत 12th में भी कुछ मिलेंगे आपको, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से मतलब देयर आर मेनी यू कैन से कि फिजिकल क्वांटिटीज which are treated as vector because direction is associated with them. Direction plays an important role while giving a complete information regarding those physical quantities and they are referred as vector quantities। ठीक है, टेंसर बेटा हम आपको बाद में बताएंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करो। टेंसर क्वांटिटीज वो होंगे जो ना कि स्केलर होगा ना ही वेक्टर होगा, तो उस तरह के कुछ क्वांटिटीज को हम लोग टेंसर में कैटेगराइज करेंगे, दैट वी विल सी लेटर ऑन। ओके, तो अब है कि ठीक है भाई, कुछ क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड है और कुछ के साथ नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाई वी आर स्टडीइंग इट सेपरेटली? द रीजन इज कि जो एडिशन या इसका जो ऑपरेशंस हैं they are entirely different from how we add two scalar quantities. What I am going to tell you that is about the need of vectors. Vectors का need कैसे है और कहाँ पे इसको जरूरत पड़ेगा और हम क्यों इसको सेपरेटली पढ़ रहे हैं। आप एक एग्जांपल से ऐसे समझो बेटा, हम बोलेंगे ठीक है मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में लेट अस से कि हम कुछ 5 kg मैंगो इसमें डाल दिया, 5 kg मैंगोज। ठीक है, so let us say A has put 5 kg mangoes in this box, और कोई दूसरा बंदा बेटा मान लो B है, B ने क्या किया, ये भी इसमें 5 kg मैंगो डाल दिया। so both have put 5 kg each। तो अब हम बोल सकते हैं कि टोटल मैंगोज इन द बॉक्स, ऑब्वियस है तुम बोलोगे हमको पता है, so total mangoes in the box that is equal to 10 kg, 10 kg मैंगोज। सिंपल एडिशन वी हैव डन, क्लियर। तो kg इज द यूनिट, क्वांटिटी इज 5, क्वांटिटी इज 5। तो यहां पे डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है भाई, 5 kg और 5 kg मिलकर के 10 kg हो गया। 2 kg होता, 2 kg होता या 3 kg होता तो 2 + 3 5 kg हो जाएगा। सो इट इज क्वाइट कन्विंसिंग कि हाँ ये तो हम डेली लाइफ में अपना देख रहे हैं। सो इट इज हैपनिंग। नाउ अंडरस्टैंड कि if I say कि one object is placed on a smooth surface पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके ऊपर A जो है वो 5 न्यूटन का फोर्स, A जो फोर्स लगाया FA, इसका वैल्यू 5 न्यूटन है एंड दैट फोर्स इज एक्टिंग लेट अस से टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स ईस्ट, 5 न्यूटन फोर्स लगाया।
बी जो है, बी ने भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया. Now if someone asks you कि in which direction the box will move or what is the net force on the box, बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स कितना है? Now you cannot say in this way कि 5 kg and 5 kg makes 10 kg, similarly 5 Newton and 5 Newton will make 10 Newton. No. आप समझ रहे हो, ये बहुत डेली लाइफ प्रॉब्लम है. अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट को 5 न्यूटन फोर्स से इधर खींचेंगे और 5 न्यूटन फोर्स से इधर खींचेंगे, सो नाइदर द बॉक्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन नॉर इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इसका मतलब बॉक्स क्या होगा? रेस्ट पे होगा. तो नेट फोर्स ऑन द बॉक्स जो हो गया बेटा, इस केस में 0 हो गया. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब 5 न्यूटन मिलकर 10 न्यूटन नहीं बना रहा है. इसमें डायरेक्शन एक रोल प्ले कर रहा है. ये दोनों 5 न्यूटन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ था. एंड द कॉमन सेंस, द कॉमन लॉजिक सेज कि these two will nullify the effect of each other, producing a zero net force on the box. बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा. So 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, नॉट नेसेसरली इट इज 10 न्यूटन. 10 न्यूटन नहीं है. अब आप ऐसा सोचिए, इसी बॉक्स पे कोई बोलता है कि ठीक है, हम 5 न्यूटन ए भी बेटा इसी डायरेक्शन में लगा रहा है और 5 न्यूटन बी भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा होगा. अब अगर कोई नेट फोर्स पूछेगा ब्लॉक के ऊपर, सो नेट फोर्स ऑन द बॉक्स जो होगा, नाउ द आंसर इज 10 न्यूटन. क्योंकि दोनों भाई एक ही डायरेक्शन में खींच रहा है, तो दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा, दैट इज द नेट फोर्स ऑन दिस बॉक्स. सो 5 and 5 makes 10, 5 and 5 makes 0. आगे आप पढ़ोगे कि अगर हम सेम ऑब्जेक्ट पे, सपोज करो इसी बॉक्स पे ए ने 5 न्यूटन फोर्स इधर लगा दिया और बी ने एक अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो अब जो नेट फोर्स होता है आपको हम पढ़ाएंगे. सो दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 रूट 2 न्यूटन का फोर्स हो जाता है. इसका मतलब डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो कमाल कर रहा है यहाँ पे, स्केलर की तरह तो नहीं है. तो the treatment of this vector quantity is different, their algebraic operations are different. That is the reason we are taking this as a separate chapter. A separate learning is required to understand the concept of vectors, how the vectors are added, how the vectors are subtracted, how the vectors are multiplied and so on. ठीक है, तो डायरेक्शन इज डिफरेंट. मैग्नीट्यूड तो बेटा हमने कहीं चेंज नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन के चेंज करने के कारण नेट फोर्स का वैल्यू 5 रूट 2 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है. तो यहां पे डायरेक्शन का एक सिग्निफिकेंस, एक इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज मिलेंगे जहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसको कि हम वेक्टर के फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं. और आप बहुत क्लियरली समझ चुके हो कि उनका जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस होगा वो भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ स्केलर क्वांटिटीज. क्योंकि स्केलर को हम डायरेक्ट ऐड कर दिए, स्केलर को हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है तो दे कैन नॉट बी स्ट्रेट अवे एडेड लाइक स्केलर और सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर. कैसे ऐड होगा, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज द डिस्कशन विच वी विल बी डूइंग इन दिस चैप्टर. ठीक है, ओके. सो let us now see कि how do we represent a vector quantity. एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. ठीक है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? सो यू कैन जस्ट राइट कि अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड by
drawing a line with an arrowhead. ये हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि पिक्चर में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग ए लाइन विथ एन एरो हेड. ऐसे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया और लेटर से ये एरो हेड हो गया, तो ऑब्वियस है ये टेल हो जाएगा. नाउ दिस एरो जो है, दिस एरो हेड, this tells you about the direction of vector. So arrowhead indicates the direction in which the vector is pointing. किस डायरेक्शन में वो वेक्टर एक्ट कर रहा है, उस डायरेक्शन को वो इंडिकेट करेगा. ठीक है. बाकी इस लाइन का जो लेंथ है, we can say कि the length of the line is proportional to the magnitude of the vector quantity. उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब नॉट इक्वल. जैसे एक बड़ा लाइन ड्रॉ किए और एक छोटा लाइन ड्रॉ किए, तो बड़ा लाइन जो है अगर हम सेम स्केलिंग पे दोनों लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 न्यूटन या 0.5 सेंटीमीटर इज 5 न्यूटन, तो अगर एक ही स्केलिंग पे बेटा हम दो लाइन ड्रॉ किए हैं, तो जिसका ज्यादा लेंथ है हम बोलेंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और जिसका कम लेंथ दिखा रहे हैं मतलब उस वेक्टर का लेंथ क्या है, कम है. पर उसके लिए सेम क्या होना चाहिए, द स्केल विच वी आर सिलेक्टिंग, कि ओके 1 सेंटीमीटर ऑफ लाइन इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो कि हम मेजर करना चाह रहे हैं. जैसे हम फोर्स मेजर करना चाह रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर कितने न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर वो 1 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमको 10 न्यूटन के लिए 10 सेंटीमीटर का लाइन चाहिए होगा. तो हम इतना स्केलिंग करके लाइंस ड्रॉ नहीं करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दो वेक्टर्स अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे लिए स्केलिंग सेम है, तो जिस लाइन का लेंथ ज्यादा नजर आएगा हम बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और एरो बताएगा कि वो किस डायरेक्शन में वो वेक्टर क्वांटिटी एक्ट कर रहे हैं. ओके, so this is the pictorial way of representing any vector quantity. क्योंकि सीधा सा चीज है बेटा, आपको अगर एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करोगे. वेक्टर मीन्स इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विथ दैट क्वांटिटी. सो वी आर बॉदर्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. सो द एरो विल इंडिकेट द डायरेक्शन, द लेंथ विल गिव यू एन आइडिया about the magnitude of that vector quantity. So this is the vector way, you can say pictorial way of representing a vector quantity. Okay, इसका जो है symbolic representation है, symbolic representation ये है pictorial representation. I am talking about now the symbolic representation. A vector is symbolically represented by putting an arrow over the alphabet used to represent that physical quantity. मतलब थोड़ा इसका जरूरत नहीं है इतना लिखने का, आप ऐसे समझ लो कि अगर हम बोलें कि हम फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली किससे, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स वेक्टर जो होगा, फोर्स वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, सो फोर्स वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंबल. जो भी हम सिंबल यूज कर रहे हैं, एफ यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर एक एरो का साइन डाल देंगे. तो जब भी आप देखोगे कि कोई भी एक अल्फाबेट या सिंबल के ऊपर एरो साइन लगा हुआ है,
मतलब कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर जो रिप्रेजेंट होगा, सो वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग v with an arrow drawn at the top. Mind it, this arrow is not indicating the direction. ये नहीं कि अगर एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा तो हम एरो इस पर ऊपर दिखा देंगे। ये सिंबॉलिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि किसी भी वेक्टर को हम जिस भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सिंबल के ऊपर हम एरो साइन डाल देंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज बाय अ लाइन विथ एन एरोहेड। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज कि ऑन द सिंबल जस्ट पुट एन एरो एंड देन दैट विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब मान लो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि अगर फोर्स एक वेक्टर है तो इस पे मॉड साइन लगाते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, दूसरा एक तरीका और भी है बेटा मैग्नीट्यूड के लिए कि हम एरो नहीं लगाएंगे और एफ रिटन विदाउट एरो। ठीक है, तो बेटर वे इज दिस वन। इसमें थोड़ा फीलिंग आता है कि ओके एक वेक्टर का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तुम बिना एरो के भी अगर फोर्स एफ अगर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपने बिना एरो डाले लिख दिया, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। या हम एरो डाल दें और मॉड लगा दें, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया। सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर पे मॉड लगा दिया या सिंपली v लिख दिया, इसका मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज, क्योंकि बेटा ये टोटली एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो आप अभी पढ़ रहे हो, तो इसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। वेक्टर और स्केलर को दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए इसके सिंबल्स पे एक एरो को हम लोग पुट करते हैं, दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, या तो मैग्नीट मॉड लगा दो या तो ये कर दो, तो दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमको एंगल निकालना है तो हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे? ओके, सपोज आई से कि देयर इज अ वेक्टर ए और एक वेक्टर बेटा बी है जो कि इस लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस लाइन के साथ सपोज थीटा एंगल बनाते हैं। एंड इफ वी वांट टू नो द एंगल बिटवीन ए एंड बी, सो व्हाट इज द प्रोसेस? हम ए के ऊपर बी को ऐसे ड्रॉ कर देंगे कि बी का टेल और ए का टेल आपस में कॉन्साइड कर जाए। आप क्या बोलोगे कैसे कॉन्साइड करेगा? ये तो यहां पे, ये तो यहां पे। अब आप थोड़ा सा चीज को समझिए कि बी अगर बेटा एक वेक्टर है तो इतना ही लेंथ का लाइन और इसी डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए अगर हम यहां लेके आ जाएं तो क्या बी वेक्टर में कोई चेंजेस होगा? द आंसर इज नो। क्यों चेंजेस नहीं है? क्योंकि हमने उसके लेंथ को डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रखा, और इसको अगर हम इसी के पैरेलल यहां लेके आ गए तो हमने डायरेक्शन को भी चेंज नहीं किया। बी वेक्टर कब चेंज करेगा? जब बी का मैग्नीट्यूड या तो चेंज हो जाए या तो बी का डायरेक्शन चेंज हो जाए। सो इफ वी आर नाइदर डिस्टर्बिंग द मैग्नीट्यूड नॉर द डायरेक्शन, देन बी कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो व्हाट वी डू कि अगर ए बेटा यहां ड्रॉन है
ए वेक्टर, बी वेक्टर को इसके साथ हमने इसी एंगल पे इतना ही लेंथ पे लाके ड्रॉ कर दिया। नाउ द एंगल विच इज फॉर्म, द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी, देखो ए और बी के बीच में ये भी एक एंगल है, बट दैट इज नॉट द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल इज थीटा। सो वी से कि नाउ एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। उसके लिए क्या किया, ए के टेल पे बी के टेल को लाके रख दिया। वी आर गेटिंग द एंगल। देयर इज अनदर वे ऑल्सो, हम ए के हेड पे बी का हेड भी लाके रख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ये ए है, बी का हेड भी यही रखना है, मतलब बी को हम पैरेलली यहां ले आए और ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये बी वेक्टर। अब आप देखो बेटा, इसी लाइन ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा था बी, वो थीटा था। मतलब कि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, बी को हम थोड़ा पीछे किए, नीचे लाए हैं, तो बेसिकली दिस एंगल वाज गिवन थीटा। तो ये थीटा था, तो ऑब्वियस है यहां भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो अगेन वी कैन से कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। मतलब द प्रोसीड्यूर इज कि whenever you want to find out the angle between any two vectors, then it is the smaller of the angle which is formed between the two vectors when either their tail coincides or their head coincides. अब इसके लिए हम अभी b को शिफ्ट किए, a के ऊपर b को लाके रख दिए। तुम उल्टा कर सकते हो, इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि b यही है और a को हमने आगे बढ़ा के यहां रख दिया। तो आइदर b कैन बी शिफ्टेड और a कैन बी शिफ्टेड सच दैट देयर टेल्स शुड कोइंसाइड और their head should coincide, and when the tail or the head coincides, then the smaller of the angle which is formed between them, that is considered as the angle between two vectors. ठीक है, तो हम इस चीज को लिख भी सकते हैं और फिर एक बार एग्जांपल्स में देख लेंगे कि it is the angle formed between two vectors when either their tails or heads coincide at that point. At that point. Smaller of the angle लिख लो, it is the smaller of the angle formed between two vectors when either their tails or heads coincide. अब आप ऐसे देख लो और एग्जांपल से हम बोले कि एक वेक्टर बेटा a है, a इज एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय a, और हम बोले एक वेक्टर b है जो कि यहाँ आ रहा है, इसका एरो इधर है और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो वन ग्लांस तो सीधा दिख रहा है कि आंसर 60 डिग्री है, बट देन यू थिंक कि क्या यहाँ पे दोनों के टेल्स कोइंसाइड कर रहे हैं? आंसर इज नो। ए का टेल है और बी का हेड है, तो ये एंगल सही नहीं है। क्या यहाँ पे दोनों के हेड्स आ रहे हैं? नहीं। तो आई कैनॉट टेक 60 डिग्री एज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है। सो व्हाट इज द एंगल? तो ओके, आई कैन गेट द एंगल बाय मेकिंग देयर टेल्स कोइंसाइड और द हेड कोइंसाइड। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सपोज हमको हेड कोइंसाइड करना है। अब हम ए को उठा के थोड़ा पीछे कर दें तो क्या होगा? दोनों का हेड कोइंसाइड कर सकते हैं। तो हमने बी को एज इट इज रहने दिया विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और ए को जो कि यहां पे था इसको हम अब पीछे करके बेटा यहां ड्रॉ कर दिए। नाउ दिस इज ए।
अब इससे क्या हुआ कि देर इज नो चेंज इन दिस वेक्टर, आई हैव केप्ट द सेम मैग्नीट्यूड एंड स्टिल इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ईस्ट और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज ए वेक्टर। अब इनके बीच देखो दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल यहां भी बन रहा है, एक एंगल यहां भी बन रहा है। सो एज इट इज सेड कि इट इज स्मॉलर ऑफ द एंगल्स, सो विच एंगल वी विल कंसिडर, वी विल कंसिडर द अपर एंगल, हम भी यहां लिख दे रहे हैं। तो ये वाला एंगल इनके बीच का एंगल होगा। So because this particular angle was 60 degree, so angle between the two vectors will be this part, let us call it as theta. So theta is equal to 120 degree is the angle between vectors A and B. तो ये A और B के बीच का एंगल्स हो गया, ठीक है। वन वे ऑफ गिविंग। अनदर वे इज कि लेट देयर टेल्स कोइंसाइड, हम टेल्स को कोइंसाइड करा सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होगा, सपोज हम ए को एज इट इज ड्रॉ कर दें, तुम किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो। सपोज ए इज ड्रॉन इन दिस वे, बी बेटा आपका यहां पे है, ये एंगल 60 डिग्री है और बी का यहां पे हेड है। तो हम अगर इस बी को यहां से उठा के थोड़ा नीचे ड्रॉ कर दें, यहां से ड्रॉ कर दें, कोई चेंजेस नहीं आएगा, जितना इसका लेंथ है वही लेंथ है और जिस लाइन पे था हम उसी के पैरेलल खाली नीचे कर दिए। ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों का टेल यहां पे कोइंसाइड हो गया और टेल कोइंसाइड होने के बाद ए और बी के बीच का स्मॉलर एंगल ये वाला है। सो ऑब्वियसली दिस एंगल इज 60, तो दिस एंगल इज हाउ मच, 120, बिकॉज टोटल इट इज 180 डिग्री। तो एंगल हम दोनों वेक्टर्स के बीच में फाइंड आउट कर दिए। क्लियर है आप सबको? सो जस्ट यू रीड दिस लाइन अगेन एंड अगेन, दैट विल मेक द सेंस कि इट इज द स्मॉलर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन आइदर द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स आर कोइंसाइडिंग और द हेड्स ऑफ द टू वेक्टर्स आर कोइंसाइडिंग। फ्रॉम देयर वी कैन डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स, दैट वी हैव अंडरस्टूड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो हम बोले कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 है, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। मान लो ये जो इसका बेस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ए, ये एक वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर बी, करेक्ट। और हम बोले इधर से और एक वेक्टर ड्रॉन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर सी, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, एंड सी एंड ए। सो व्हाट वी कैन से, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना होगा। तो देखो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, लेकिन यहां पे जो एंगल है ये 30 डिग्री इज नॉट द आंसर। वही एक का हेड है और दूसरे का टेल है। तो अगर हम इस ए को आगे बढ़ा दें तो ए यहां पहुंच जाएगा और ये वाला एंगल आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, it is 180 minus 30, so angle between A and B can be written as how much, 150 degree। मतलब अगर बेटा कॉन्साइड नहीं करेगा तो 180 minus the given angle is the answer, correct। Similarly angle between B और C अगर हम देखें तो देखिए B का हेड भी यहां जा रहा है, C का हेड भी यहां जा रहा है और इनके बीच का ये स्मॉलर एंगल है। So now it is satisfying the condition. So angle between B and C is 60 degree is correct. Now if we talk of angle between C vector and A vector, तो आप देखिए C वेक्टर ये वाला है, A वेक्टर ये वाला है और दोनों का टेल बेटा यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये भी सही है। So what is the answer? The answer is 90 degree। Correct? So this is how you can determine the angle between two vectors। ठीक है।
Now, let us study some types of vectors. Okay. First one, if I talk of equal vectors, दो वेक्टर्स बेटा इक्वल कब होगा? तो ऑब्वियस है, इक्वल का मतलब दोनों हर रिस्पेक्ट में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए. वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है. तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होने चाहिए एंड दे मस्ट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. एंड वन मोर थिंग वी कैन से कि यूनिट वाइज भी दोनों सेम होना चाहिए. आई कैनॉट से कि 10 न्यूटन फोर्स and 10 meter displacement if they are in the same direction they are equal vectors. नहीं बोल सकते. तो vectors equal कब होंगे? तो we can say कि 2 or more vectors are said to be equal if they have same magnitude सेम होना चाहिए. They point in the same direction. Thirdly, they have the same units. Or they represent the same physical quantity. So if all these three criteria are met, then we can say कि the vectors are equal. तो equal vector को हम draw ऐसे कर सकते हैं. मान लो ये एक वेक्टर A है और इतना ही बड़ा वेक्टर हम इसके सामने ड्रॉ कर दें, या हम इतना ही बड़ा वेक्टर इधर ड्रॉ कर दें. अगर इस लाइन का लेंथ और इस लाइन का लेंथ इक्वल है एंड दे हैव बीन ड्रॉन ऑन द सेम स्केलिंग, एज आई टोल्ड यू कि हम जनरली मान के चलेंगे कि स्केलिंग सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स के लेंथ इक्वल हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल होगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी विद द सेम यूनिट्स. तो वेक्टर A is equal to vector B, we can write in this way subject to the condition कि all these criteria are met. अब क्योंकि बेटा दोनों एक दूसरे के parallel है always, they are pointing in the same direction, so we can say कि angle between them is how much? 0 degree. ठीक है. So 2 or more than 2 vectors are equal if they have the same magnitude, they point in the same direction, or the angle between them is 0 degree and they are representing the same physical quantity with same units. Equal हो जाएंगे. ये सब कुछ कुछ हमें जरूरत पड़ेगा बेटा चैप्टर्स में, तो we will write in this. तो वेक्टर A is equal to वेक्टर B. अगर हमको मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है तो हम बोलेंगे मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी. ठीक है. इन जनरल ए इक्वल टू बी का मतलब हो गया कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर मॉड लगा देंगे तो दैट विल शो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो ये हो गया बेटा इक्वल वेक्टर्स. सिमिलरली वी कैन टॉक ऑफ सम अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स like parallel vectors. So दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होने का मतलब क्या हो जाएगा? Two vectors are parallel if they point in the same direction, but their magnitudes may or may not be same.
मतलब मैग्नीट्यूड से हमको कोई लेना देना नहीं है, पैरेलल है मतलब वेक्टर्स जो हैं दे मस्ट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. वन मे बी अ स्मॉलर वेक्टर, वन मे बी अ बिगर वेक्टर, but they are pointing in the same direction. P is a vector, Q is a vector, both pointing in the same direction. So we can say कि angle between them is how much? Is 0 degree. 0 degree angle फिर से होगा. मतलब जितने भी equal vectors हैं वो सब parallel है. But all parallel vectors not necessarily they are equal, क्योंकि सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री है. मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा हो सकता है तो इक्वल नहीं बोलेंगे. सो ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, बट बाय डिफॉल्ट ऑल इक्वल वेक्टर्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज पैरेलल वेक्टर्स बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज सेम, दैट इज 0 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट आप लिख लो, दो वेक्टर्स जो हैं वो एंटी पैरेलल होंगे. तो अब हमको लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए. एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल हम कब बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होगा कि द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. If A and B they are pointing in opposite direction, so they are anti-parallel to each other. ठीक है. So what is the angle between them? So we can say कि angle between them is how much? Is 180 degree. दो चीज एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा. ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि हम B को उठा के इस पर रख सकते हैं बिना चेंज किए इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को. तो मान लो B को उठा के इसके टेल के पास लाके रख दें तो B ऐसे दिख जाएगा, है ना. अगर हम सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन मेंटेन कर रहे हैं तो दिस वेक्टर कैन बी टेकन ओवर हियर. एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री. ठीक है. तो दैट इज एंटी पैरेलल. सो पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, इक्वल वेक्टर्स आपने देख लिया. ओके. नाउ इफ वी टॉक ऑफ कोप्लानर वेक्टर्स. कोप्लानर वेक्टर्स का मतलब क्या है? सेम प्लेन में होंगे. वेक्टर्स इन द सेम प्लेन आर कोप्लानर. वो कोप्लानर होंगे. और प्लेन क्या होता है बेटा? अ प्लेन इज बाउंडेड बाय टू एक्सेस. जैसे हम इस बोर्ड पे लिख रहे हैं तो हम इस बोर्ड को बोल सकते हैं कि इसका लेंथ जो है वो एक्स एक्सेस है और इसका जो ब्रेड्थ है वो वाई एक्सेस है. सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज, दिस एंटायर पार्ट कैन बी ट्रीटेड एज एक्स वाई प्लेन. ये एक एक्स वाई प्लेन है. सो अ प्लेन इज ऑलवेज बाउंडेड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस. अब कोई भी वेक्टर जब हम इस प्लेन में बनाएंगे, वेक्टर ए हो, वेक्टर बी हो, वेक्टर पी हो, तो और कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो चाहे नहीं हो, एक क्राइटेरिया ऑब्वियसली सेटिस्फाइड है कि ऑल आर ड्रॉन इन द सेम प्लेन. So those vectors which are drawn in the same plane they are called as coplanar vectors. ठीक है. प्लेन दो से ज्यादा वेक्टर होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो सेम प्लेन में नहीं भी हो सकता है. बट यू रिमेंबर वन थिंग कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन. दो वेक्टर्स हमेशा बेटा सेम प्लेन में होंगे. हो सकता है वो एक्स वाई प्लेन नहीं हो, वो कोई और प्लेन हो, पर दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में ड्रॉ किया जा सकता है और वो प्लेन हमारा कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, सो लेट अस से कि दिस इज अ कॉपी, ये एक प्लेन है.
अब हम एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर दिए, एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर दिए, दोनों सेम प्लेन में, होगा कि नहीं होगा? अब मान लो कोई बोलता है कि नहीं, हम एक वेक्टर को इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर को हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, क्या दोनों सेम प्लेन में है? तो हम बोल सकते हैं कि ये भी तो एक बेटा एक प्लेन है, जब हम हाथ ऐसे घुमाएंगे तो क्या हाथ कट करेगा एक दूसरे को? नहीं। तो वेक्टर हमेशा क्या होगा? सेम प्लेन में ही लाई करेगा। वो प्लेन XY भी हो सकता है, अब हम ऐसे रख दिए तो ये एक अलग प्लेन हो गया, ठीक है? तो दो वेक्टर हमेशा जो होगा वो एक प्लेन में लाई कर जाएगा। तुम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज करो हमने X, Y और Z ऐसे डिफाइन करते हैं, एक वेक्टर हमने यहां ड्रॉ कर दिया, कौन से प्लेन में? XY में। एक वेक्टर सपोज इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर B है। अब हम बोल सकते हैं क्या ये दोनों सेम प्लेन में है? तो दो वेक्टर जब भी तुम देखोगे तो इनके सामने से जब हाथ लेके जाओगे तो ये कट नहीं करेगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में एक ही प्लेन को शो करेगा। एक ऐसे है, एक ऐसे है, क्या सेम प्लेन है? हम बोलेंगे हाँ है। हम यहां से हाथ ले जाएंगे, एक कॉपी यहां सामने लगा दें तो दोनों इस प्लेन में आ जाएगा। हम बोलेंगे एक ऐसे है और एक इधर जा रहा है, क्या एक ही प्लेन है? हम बोलेंगे हाँ। यहां से हम एक प्लेन ड्रॉ कर दें तो दोनों एक ही प्लेन में आ जाएगा। एक इधर है, एक इधर है, क्या सेम प्लेन है? हम बोलेंगे यहां से हम एक प्लेन ड्रॉ कर दें तो दोनों एक ही प्लेन पे आ जाएगा। तो दो वेक्टर हमेशा एक सिंगल प्लेन में हो सकता है, वो प्लेन XY नहीं होगा। देखो यहां देखोगे तो वेक्टर A इज इन द XY प्लेन, B इज इन द YZ प्लेन, लेकिन एक ऐसा प्लेन भी तो डिफाइन हो जाएगा ना जो कि A और B दोनों को आपस में कंटेन करेगा। तो वो प्लेन जो है उस प्लेन का नाम ऑब्वियस है XY या YZ या ZX नहीं होंगे, बट हमेशा दो वेक्टर्स जो है एक सिंगल प्लेन के थ्रू पास कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि टू वेक्टर्स ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। मोर देन टू वेक्टर्स may or may not be in same plane। ये डिफरेंट प्लेन्स में हो सकते हैं, पर दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होगा। ये थोड़ा सा आप एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। सो एनीवे, व्हाट आई वाज टेलिंग यू regarding co-planar vectors कि the vectors which are in the same plane are considered as co-planar vectors। Then another one you can say concurrent vectors। बहुत बार आप पढ़ोगे 2 or 3 forces are concurrent। What is concurrent force vectors? What are concurrent forces? ठीक है, so we can say कि those vectors which are acting at a same point are concurrent। उनको हम कंकरेंट बोलते हैं। एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा, या उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा उस पार्टिकुलर पॉइंट से जा रहा होगा। ऐसे सोचिए, हम बोले एक पॉइंट है, एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है, कोई वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है, कोई वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है, कोई वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है। तो ये सारे वेक्टर्स जो हैं वो आपस में क्या कहलाएंगे? कॉन्करेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। हो सकता है कि वो वेक्टर यहां एक्ट कर रहा हो, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन तो यहां से जा रहा है, इसका लाइन भी यहां से क्रॉस कर रहा है, इसका लाइन भी क्रॉस कर रहा है। तो नॉट नेसेसरली हो सकता है बोलेंगे वेक्टर यहां एक्ट कर रहा है, तो क्या इसके साथ ये कॉन्करेंट है? तो अगर ये सेम लाइन पर एक्ट कर रहा है, लेट अस से इट इज एक्टिंग ओवर हियर, इसका पॉइंट यहां है, पर हम इसको अगर यहां से मिलाएंगे तो इट इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो ये जो मिलाए उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। तो आइदर द वेक्टर शुड बी एग्जैक्टली एक्टिंग एट दिस पॉइंट और इट्स लाइन ऑफ एक्शन मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट।
then all these vectors will be called concurrent vectors. ठीक है, क्लियर है? सारे वेक्टर्स के बेटा अब वहां पे उसका हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है उससे मतलब नहीं है, एक कॉमन पॉइंट पर या तो ये आकर कन्वर्ज हो रहा है या तो इस कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है. तो कोई भी सिचुएशन हो, दे आर, इसलिए वो नहीं लिखा हुआ है कि वेदर दे आर कमिंग और वेदर दे आर मूविंग आउट, एक्टिंग एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड कंकरेंट. क्लियर? अब इसमें हम लोग दो अलग अलग पार्ट कर सकते हैं, जैसे को इनिशियल वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि देयर टेल शुड बी एट द कॉमन पॉइंट. को इनिशियल का मतलब हो गया कि टेल्स ऑफ द वेक्टर्स कोइंसाइड एट अ पॉइंट. जैसे एक पॉइंट पर इधर भी एक वेक्टर है, इधर भी एक वेक्टर है, इधर भी एक वेक्टर है, तो देखो ये तीनों हमारा को टर्मिनस कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं. All these are concurrent because they are satisfying this condition. Simultaneously, we can say कि all these are co-initial also because their tails are coinciding at the point. तो co-initial केस बन गया. अगर उसके heads coincide कर रहे होते तो हम एक नया नाम दे सकते हैं, that we can write as co-terminus vector. को-टर्मिनस में क्या होगा कि हेड्स ऑफ द वेक्टर्स आर एट अ कॉमन पॉइंट. ठीक है, जैसे एक पॉइंट पर इनके हेड्स आ रहे होते हैं, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, कोई भी लेंथ का हो, चौथा वेक्टर, सब क्या है? को टर्मिनस, बिकॉज दे आर टर्मिनेटिंग एट द कॉमन पॉइंट. तो इसको हम लोग को टर्मिनस बोलेंगे. सो वेदर इट इज को टर्मिनस और वेदर इट इज को इनिशियल, अगर वो सब एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो द नेम इज कॉन्करेंट वेक्टर्स. ठीक है, अनदर वन यू राइट डाउन कोलिनियर वेक्टर्स. वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे? सो वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन आर कोलिनियर वेक्टर्स. मतलब एक वेक्टर ए, इसी लाइन पर दूसरा वेक्टर बी, इसी लाइन पे तीसरा वेक्टर, लेंथ कुछ भी हो, सी. सो वी कैन से कि ए, बी एंड सी दे आर कोलिनियर वेक्टर्स बिकॉज their line of action is same. They are acting along the same line, so they are termed as collinear vectors. Clear? Another one you write down, negative of a vector. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. एक वेक्टर के नेगेटिव का क्या मतलब होता है? ठीक है, सो वी कैन से इन दिस वे कि इफ बी इज अ वेक्टर विच इज नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. देखो जैसे हम सिंबल पे वेक्टर ला दिए, इसको हम ए वेक्टर पढ़ेंगे, बी वेक्टर. So if B vector is a vector which is negative of A vector, then magnitude of, let us write in the language form, then magnitude of both are same, but they point in opposite direction. Point in
अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर बेटा b a का नेगेटिव है तो b और a दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज वो a का क्या होगा, अपोजिट होगा या a के एंटी पैरेलल होगा। सो इफ वी हैव गॉट a एज वन वेक्टर, देन इसी लेंथ का अगर हम वेक्टर इधर ड्रॉ कर दें और इसको अगर हम बोलें कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो दिस वेक्टर b इज नथिंग, वेक्टर b, मान लो यहां वेक्टर b लिख दिया, तो अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर b इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर a। तो नेगेटिव वेक्टर और एक्चुअल वेक्टर दोनों आपस में एंटी पैरेलल होंगे और मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, सेम होगा। सो वी कैन आल्सो से मॉड ऑफ b इज सेम एज मॉड ऑफ b इज माइनस है ना, सो मॉड ऑफ b इज इक्वल टू a। b को हम a का नेगेटिव बोल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज b और a सेम होगा और b वेक्टर a का क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। तो कभी भी हमको नेगेटिव वेक्टर जब ड्रॉ करना है तो उतना ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर उसी के जस्ट अपोजिट में हम ड्रॉ कर देंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव ऑफ दैट पार्टिकुलर वेक्टर। ओके, then let us talk of another vector, that is null vector। null vector जो है, मतलब null मतलब जीरो, so its magnitude is 0 and its direction is arbitrary। मतलब इसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड 0। इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन व्हाट इज ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो दो इक्वल चीज का सब्ट्रैक्शन क्या देगा बेटा, 0 देगा। तो ऑब्वियस है दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हुआ है तो इसको भी हम 0 वेक्टर बोल सकते हैं। तो इस 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 है और 0 मतलब कि कुछ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डायरेक्शन उसका क्या होगा, तो दैट इज द रीजन इट इज रिटन कि द डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी, मतलब उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। वी कैन नॉट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ अ 0 वेक्टर। ऐसा बहुत जगह आएगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी अगर 0 आया तो 0 क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ए क्रॉस बी इज 0, तो दैट 0 इज अ वेक्टर। वहां पर आएगा तो हम आपको समझा देंगे, अभी आप क्रॉस तो नहीं समझ पाओगे, पर इतना तो समझ सकते हो ना कि दो इक्वल चीज की सब्ट्रैक्शन अगर की जाए तो उसका सब्ट्रैक्शन क्या देगा, 0 देना चाहिए। तो क्योंकि ये दोनों वेक्टर है तो आंसर इज 0 वेक्टर और नल वेक्टर। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, 0 है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0। और डायरेक्शन हम बोलेंगे क्योंकि कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, so its direction is considered to be arbitrary। ठीक है, तो आज आप यहां तक समझिए, बाकी इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे जो भी कंटेंट्स हैं। आज का क्लास अगर हम समराइज कर दें तो हम लोग सिर्फ ये जाने हैं कि स्केलर और वेक्टर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। स्केलर की तरह वेक्टर ऐड नहीं हो रहा है, मतलब हम वेक्टर को डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देंगे। I am not always getting 10 Newton plus 10 Newton as 20 Newton। 10 और 10 मिलकर 0 भी हो सकता है, 10 और 10 मिलकर के 10√2 भी हो सकता है, और भी बहुत सारे आंसर्स 10 और 10 से मिलेंगे अगर वो वेक्टर है। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एसोसिएटेड है और अगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है तब हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट बात आपको बता गए हैं। वेक्टर डज नॉट सिंपली इंप्लाई कि इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट शुड ओबे द वेक्टर लॉ। क्योंकि तुम्हें कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकता है बेटा, जैसे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट वी डिफाइन एज करंट। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 2 कूलम प्लस 2 कूलम इज 4 कूलम ऑलवेज,
बट चार्ज स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो चार्ज बाई टाइम जो हम करंट लिखते हैं वो भी स्केलर है। लेकिन जब भी आप कोई सर्किट ड्रॉ करते हो तो उसमें करंट को हम इंडिकेट करते हैं कि ओके करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। देन अ कंफ्यूजन कम्स इन आवर माइंड कि क्या करंट स्केलर है या वेक्टर है। यहाँ पे तो हम सर्किट में उसका डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि वो करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो करंट वेक्टर तब होता अगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता। एवरी टाइम करंट्स को जब हम ऐड करेंगे, अगर हम बोलें इधर से 1 एम्पियर करंट आ रहा है और इधर से भी 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर हमेशा 2 एम्पियर करंट ही होता है। ठीक है, सो 1 and 1 इज गिविंग 2। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितने एंगल पे आ रहा है, इनडिपेंडेंट ऑफ दिस एंगल है। ऐसा नहीं कि 1 एम्पियर करंट और 1 एम्पियर करंट इज मेकिंग रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक पार्टिकुलर ब्रांच में किसी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है और वो करंट को जब हम ऐड करते हैं तो इट इज नॉट being added by the vector law, it is added simply in a scalar form. तो current is considered as a scalar quantity। तो आप थोड़ा सा वेक्टर के लिए याद कर सकते हो या लिख सकते हो क्राइटेरिया फॉर एनी क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर। कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसमें बेटा 3 क्राइटेरियाज मीट होने चाहिए। फर्स्ट वन, इट हैज मैग्नीट्यूड। सेकेंडली, इट हैज या डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विथ इट। डायरेक्शन इज एसोसिएटेड with it, and thirdly we can say कि it must obey the vector laws, वेक्टर के लॉज को ओबे करना चाहिए। तो अगर ये सारे चीज हैं तभी हम वेक्टर बोलेंगे। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा वेक्टर होगा, नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल करंट है। करंट जब भी हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं तो करंट को हम लोग फ्लो का डायरेक्शन एरो से इंडिकेट करते हैं, लेकिन करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, सो आप इतना आज पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ लो, वेक्टर्स क्या है वो देख लो, एंड वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।